नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये मैथ का कंप्लीट जो है एक वीडियो होगा सीटेट के लिए। सिलेबस जो है आधारित वीडियो है, तो ध्यान रखिएगा एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक्स पर मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ट्रिक्स भी बताऊँगा मैं क्वेश्चंस को, मैथ को सॉल्व करने का, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से जो है नए नए क्वेश्चंस लेकर के आते रहें। कमेंट कीजिए किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, मैथ के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जिन टॉपिक्स पर मैं क्वेश्चन दूंगा तो ये क्वेश्चंस पूरे पूरे आने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। अगर आपका मैथ वीक है, कमज़ोर हैं आप मैथ में, तो आप इन क्वेश्चंस को एक साइड में नोट कर लीजिए, उनके ट्रिक्स को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन जो है इत्तेफाकन जो है आपको ज़रूर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। हमारा टारगेट है कि आपका अगर मैथ वीक है तो 15 में से आप 9 से 10 क्वेश्चन सही कर पाएँ हमारे इन वीडियोज़ से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक छात्र अपने घर से स्कूल के लिए 8:45 पर निकलता है। देखिए, वो बच्चा 8:45 पर निकला है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो वो 2:30 पर वो घर पहुंचता है। तो बताइए स्कूल के बीच में कितने घंटे रहा। तो भाई 8:45 पर निकला, अगर हम इसको 12 बजे से कंपेयर करें तो 3 घंटे 15 मिनट की वो हुई। 3 घंटे 15 मिनट जो है वो 12 बजे तक रहा है स्कूल में। उसके बाद 12 बजे से अगर हम यहाँ पर 2:30 बजे तक देखें तो 2.5 घंटा रहा है। तो 2.5 घंटे को इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 5 घंटा 45 मिनट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पेपर 2 में, सीटेट के पेपर 2 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भिन्न जो है सरलतम रूप या न्यूनतम रूप तब कही जाएगी जब। अब ये सीटेट का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए उत्तर क्या होगा, पहचानिए। तो कोई भिन्न सरलतम या न्यूनतम रूप में तब होगी जब उसका जो अंश और हर है वो किसी तरीके से उसका गुणनखंड ना हो, ठीक है। तो यहां पे देखिए उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंश व हर में एक के अतिरिक्त तो कोई अन्य उभयनिष्ठ जो है गुणनखंड ना हो। जैसे मान लीजिए आप समझिए कि जैसे कि 8/12 है। अब देखिए इसके गुणनखंड हो रहे हैं ना, कट रहा है। 2 से 2 चौको 8, 2 छाक 12, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, ठीक है। तो 2/3 जो है ये सरलतम रूप है जिसका कोई जो है मतलब गुणनखंड ना हो, ठीक है। पर यहाँ पे 8/12, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, यहाँ पे सही होगा। बात यहाँ समझ गए। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे अक्सर एग्जाम में, और इसको ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ट्रिक्स ध्यान रखिएगा। x रेशियो y का जो है मान दिया गया है 2:9 और y रेशियो जो है z का मान है 3:5। तो x और z का क्या मान होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, x रेशियो y दिया गया है, क्या दिया है, इसको ऐसे नहीं करते हैं, जगह कम है ना इसलिए। 2:9 दिया गया है, ये x y और z। x रेशियो y जो है 2:9 है, y रेशियो z जो है 3:5 है। तो x और z का जो है अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए जब इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और आप देखेंगे कि एक जो z की वैल्यू है यहाँ पे वो खाली है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ऐसा जो है सिचुएशन आती है तो यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे वही संख्या, नियरेस्ट संख्या नोट कर देंगे। मतलब यहाँ पे नियरेस्ट संख्या 9 होगी, यहाँ पे ब्लॉक खाली है तो यहाँ पे नियरेस्ट संख्या क्या होगी, 3 होगी। समझ गए। यहाँ पे ऐसे ही आपको नोट करना है। अगर आपको मान लीजिए बीच का संख्या खाली हो जाती तो आपको नियरेस्ट संख्या नोट करनी है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो 3 दूना 6, 9 3 18 और 9 45। तो 6:45 मतलब 3 दूना 6, 15 3 45, 2:15 आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंदर हर मिनट जो है 5 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट 2 मीटर फिसलता है।
50 मीटर ऊंचे जो है खंबे के शीर्ष पर पहुंचने में इसे कितना समय लगेगा। अब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहली बार में जो बच्चे जिनको मैथ नहीं आ रही होगी वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नहीं और तुरंत बाहर निकल जाएंगे इस क्वेश्चन को छोड़ के, जबकि ये बिल्कुल ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर 2 में भी पूछा गया है आया, और जहां तक मुझे अंदाजा है कि पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, कह रहा है कि एक जो है ये 50 मीटर का खंबा एक बंदर चढ़ता है, तो हर मिनट में 1 मिनट में ये कितना चढ़ता है, 5 मीटर चढ़ता है, और अगले ही मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 2 मिनट में ये 3 मीटर चढ़ता है। यहां तक समझ गए, 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। अब ध्यान दीजिए कि हर 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है। अब हम कह सकते हैं कि जो ऊपर है 1 मिनट में हम 5 मीटर चढ़ रहा है, जब यहाँ पे फिसलने से पहले ही वो पहुंच जाएगा अपनी जगह पे। भाई 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट जब चढ़ता है तभी तो फिसलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर की जो चाल है उसमें जब वो चढ़ा तो फिर डायरेक्ट पहुंच गया। तो अगर हम देखें तो 5 मीटर, यहाँ पे 45 मीटर उसको चढ़ना है। हमने ऊपर से पहले ही मान लिया कि वो 1 मिनट में चढ़ रहा है 5 मीटर। अब 45 मीटर चढ़ना है, यहाँ पे देखिए 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं 15 तिहाई 45, मतलब हम यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई मिनट में कर देंगे और मीटर में कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि 45 मीटर जो है 15 तिहाई 45 मीटर 30 मिनट में चढ़ जाएगा। 30 मिनट में चढ़ जाएगा। स्पेस कम है और कुछ जगह की कमी है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पे देखिए 30 मिनट में वो 45 मीटर चढ़ रहा है और अगले 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ रहा था, तो हो गया ना 45 मिनट। इसलिए हम कह सकते हैं कि 31 मिनट में वो जो है टोटल जो है डिस्टेंस कवर कर लेगा 50 मीटर की। देखिए क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जो है 10% की छूट के बाद एक वस्तु का जो है विक्रय मूल्य 423 रुपए है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए हम किसी मूल्य में हमने कहा कि अंकित मूल्य पे 10% की छूट हुई तो 423 हुआ। अब इसी को हमने 100 को यहां कर दिया और 90 को नीचे कर दिया। ठीक है, तो ये 0 0 कट गया। अच्छा 470 ये कटेगा 47 से। ठीक है, 470 आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। ₹6,000 की टेबल 5,520 रुपए में बेची गई तो छूट का परसेंटेज क्या होगा। तो 6,000 की टेबल ट्रिक से देखिए 5,520 रुपए में बेची गई, तो इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है, वो 480 रुपए का अंतर है। और हमने जो है जो हमें मूल्य जो है इससे कवर करना है वो 6,000 से, मतलब हमने अंकित मूल्य से जो है कॉस्ट प्राइस से जो है हम इसको डिवाइड करेंगे इंटू 100। 8, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसका निरीक्षण, अनुभव, आगमन विधि तथा आगमन विधि से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत दिख गया। तो ये जो कथन दिया गया है ये किसका कथन है, तो ये कथन जुड़ा हुआ है सर विलियम हैमिल्टन से, ऑप्शन बी। ठीक है, सीटेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। गणित विषय में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता होती है। भाई जो देखिए गणित जो है ये मूर्त और अमूर्त विषय है। ठीक है, तो अगर आप गणित में बेहतर होना चाहते हैं, मैथ में बेहतर होना चाहते हैं, तो अमूर्त चिंतन करना आना चाहिए, तर्क संगत विवेचना आना चाहिए, द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की जो है जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में, समस्या समाधान के रूप में चर्चा करते हुए टीचर ने 4 विचार बताए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है।
क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे, बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चंस को बड़ा देख करके ही डर जाते हैं, उनको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल कितना मुश्किल से, कितना सिंपल है। समस्या समाधान के रूप में चर्चा कर रहा है एक टीचर, और उसे 4 विकल्प बताए हैं, उसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक में कई प्रश्न जो है समस्या समाधान के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होगा। मेरे विचार से समस्या समाधान और गणित तर्कणा में कोई संबंध नहीं होता। तो देखिए, समस्या समाधान और गणित में तर्क करने में कोई संबंध नहीं होता, यही गलत हो गया कथन यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, अब 2 संख्याएं हैं, एक का लासा और एचसीएफ दिया गया है, और एक संख्या 120 है और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब इसे ट्रिक क्या है, इसका फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। इसका है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, और उसके बाद लासा इंटू मासा। ठीक है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब 120 गुणे एक्स इज इक्वल टू जो है 1920 गुणे 8, यही दिया है। हमें दूसरी संख्या निकालनी है, मतलब इसको हम 120 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम काटेंगे पीटेंगे ना, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, 128। एक चक्रीय चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चक्रीय चतुर्भुज के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, चक्रीय चतुर्भुज का जो कथन सत्य होगा वो है सम्मुख कोणों का योग, जो ये कोण जो दिए गए हैं इनका योग 180 डिग्री होता है, ऑप्शन सी। हम कह सकते हैं ए, बी, सी और डी। तो एंगल ए प्लस एंगल जो सी है वो 180 डिग्री होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। सम्मुख कोण का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है? तो यहां पे देखिए, माफ कीजिएगा, मनकों का प्रयोग, मनकों का मतलब होता है बीड्स। मैंने कहा मानक का प्रयोग क्या होगा? बीड्स जो नहीं होते, दाने होते हैं, कलरफुल जो है धागे होते हैं, जिसमें बच्चे जो है धागों के अंदर जो है एक्टिविटी करते हैं, उसमें से, है ना। तो ये देखिए, जो इनका प्रयोग होता है ये संख्या बोध और भिन्न और प्रतिरूप के रूप में किया जाता है। प्रतिरूप का होता है पैटर्न, जैसे हम बहुत सारे कलर्स को रख देंगे, लाल पीला हरा, और बच्चा जो है उन कलर्स को अलग करेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के लिए पेपर कठिन लग रहा होगा, उनको लगेगा कि पेपर बहुत कठिन है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, छोड़ देता हूं मैं, दूसरा कोई सरल सा कोई पेपर वीडियो मिल जाए उसको देखूंगा। ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीटेट में यही क्वेश्चन आते हैं। सीटेट का जो मैथ वाला पोर्शन है ना, वो थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना होगा। ध्यान से, मैंने आपको एक बात बता रहा हूँ, मैथ का पेपर हार्ड होता है, इसको प्रिपेयर करना होता है। मैथ और एसएसटी, ये 2 पोर्शन, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, यहाँ पे पेपर 2 के लिए, ये पोर्शन बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करोगे तब। बाकी इसकी सीडीपी बहुत हल्की होती है, बहुत ज़्यादा नहीं है, टॉपिक्स भी ज़्यादा नहीं है। हिंदी पेडागोजी भी सिंपल आती है, इंग्लिश पेडागोजी भी सिंपल आती है, ईवीएस भी बहुत सिंपल आती है। यहाँ पे इन्हीं पोर्शन से आप अच्छे नंबर कवर करने की कोशिश करिए। ठीक है, और मैथ से भी कम से कम आपको एटलीस्ट कम से कम 16-17 क्वेश्चन, 16 जिनके मैथ तब कमज़ोर जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, 16-17-18 क्वेश्चन सही करने की तब भी वो होना चाहिए कि आपके 16-17-18 क्वेश्चन, 18-19 ऐसे क्वेश्चन सही हो पाए। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। गुणन के एक प्रश्न को पढ़ाते समय एक अध्यापक ने इस प्रकार लिखा कि a गुणे बी प्लस सी ब्रैकेट में, तो इसका जो है a इंटू बी और प्लस a इंटू सी। तो अध्यापक इस प्रश्न को हल करने के लिए किस गुणन के नियमों का पालन कर रहा है? तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा गुणन की जो है वितरणता का नियम होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए और बी आंसर यहाँ पे गलत होगा। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कथन से आप सहमत हैं कि असहमत हैं कि आंशिक रूप से सहमत है या कुछ नहीं कहा जा सकता? तो देखिए, मूल्यांकन जब हम किसी बच्चे का करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि बच्चे में क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। उन खूबियों और कमियों से हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि वो भविष्य में क्या कर सकता है, किस में वो बेहतर हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बात से हम आंशिक रूप से सहमत होंगे। ठीक है, पूर्ण रूप से सहमत मत लगा देना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील या सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है? अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेना, गणितीय सॉफ्टवेयर है जो ज्यामिति, बीजगणित और स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कलन या कैलकुलस के साथ जो है उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 15वें का क्वेश्चन क्या होगा। तो यहाँ पे सिर्फ केवल कह रहा है एक गणितीय सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग जो है ज्योमेट्री, बीजगणित और इन सब चीजों में करते हैं। तो ये कहा जाता है इसको जियोजेब्रा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, जियोजेब्रा आंसर होगा। गणितीय सॉफ्टवेयर के रूप में ये यूज किया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण जो है अधिगम के लिए समाकलित, एकीकृत। अब एकीकृत का मतलब होता है कि जब हम एक से अधिक जो है विषयों को एक साथ जोड़ करके मिला करके पढ़ते हैं, तो समाकलित या एकीकृत उपागम को प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? तो भाई मैंने आपको बता दिया कि एकीकृत का क्या मतलब है। अगर इसका अर्थ आपको पता है कि भाई साइंस पढ़ा रहे हो तो साइंस में गणनाएं भी आती हैं, तो आपको साइंस और मैथ मिला करके पढ़ाना होगा। ऐसे तो मिला जुला करके पढ़ाओ, शब्दों विषयों को एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ाना होता है। ठीक है, तो देखिए इससे क्या होता है कि गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना आवश्यक है। भाई गणित में बहुत सारी चीज़ें होती, इसलिए इंटीग्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है। बात बिल्कुल सही है। गणित जो मैथ होती है वो बच्चों की कक्षा के अंदर या बाहर, अंदर और बाहर के अनुभवों के साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। मैथ को अन्य विषय जैसे पर्यावरण अध्ययन या भाषा या साइंस के साथ जो है इंटीग्रेटेड किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। मैथ जो होती है वो उच्च स्तरीय गणित के साथ एकीकृत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे तीनों सही होंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड, जहाँ पे विभिन्न सब्जेक्ट्स को हम मिला करके जोड़ करके, है ना, तथ्यों को एक साथ जोड़ करके पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर मैथ की जो है बुक की क्या विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो देखिए 17वें का क्या होगा। तो देखिए अवधारणा का उच्च कक्षाओं से संबंध होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। जो भी आप पढ़ा रहे हो आज के संदर्भ में वो आगे आने वाले टॉपिक्स पर मतलब होना चाहिए कि उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि आज कुछ और पढ़ाओ और अगले साल कुछ और हो, उससे को रिलेटेड होना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कि उच्च कक्षाओं से संबंधित होना चाहिए। अवधारणा का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रमिक रीत मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जो है जटिल से सरल की ओर होना चाहिए, बल्कि नहीं, सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। ठीक है, हम किसी भी अवधारणा को अगर हम बच्चों के संदर्भ में पढ़ाते हैं तो सरल से जटिल की तरफ बढ़ेंगे, ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ेंगे, मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ेंगे, है ना, मतलब मूर्त से अमूर्त कह लीजिए या ठोस से अमूर्त कह लीजिए। ठीक है, और अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जहां तक संभव हो प्रासंगिक विधि द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रासंगिक विधि का मतलब होता है कि आज के संदर्भ में ऐसी विधियां जो आज के संदर्भ में प्रयोग की जाती हैं उनका प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पे जो नहीं होती है विशेषता वो है ऑप्शन सी। 5638 कक्षा जो है 2 के छात्र ने जमा योग के विषय में जो है कि जमा योग के प्रश्न पर उत्तर निम्न तरीके से दिया। तो 56 + 38 84 होता है। यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड है 8 6 14 4 और 5 3 8 होता है और 9 94 आंसर होना चाहिए, लेकिन उसने 84 लिखा क्योंकि कैरी जो है कैरी फॉरवर्ड वाली जो संख्या है वो नहीं समझ पा रहा है ना कि एक हासिल लिया इसका ये सब। तो ये एक चिंतनशील जो है गणित अध्यापक के नाते छात्र के जो है इस उत्तर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंट डिफरेंट जो है बस केवल ऊपर की वैल्यू चेंज कर देते हैं, या कभी मल्टीप्लिकेशन डाल देंगे या कभी जोड़ और घटाव वाला डाल देंगे। ठीक है, छात्र को समझाना है या उसकी उत्तर की जांच करवानी है, ये करवाएंगे, या फिर जो है छात्र को बताना कि उत्तर क्या सही, आपका उत्तर सही नहीं है, और वो समकक्षी से अपने अगल बगल से उत्तर पर परामर्श ले ले अपने दोस्तों से। उसे स्थानीय जो है मान की प्रणाली पर ध्यान देने के साथ पुनः समूहीकरण के माध्य से जो है योग की अवधारणा को छात्र के लिए सरल करना है। छात्र को कहना है कि पाठ्य पुस्तक में हल किए गए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करें। तो देखिए जो उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जो है रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जा सकता? तो रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल नहीं कर सकते तो उपाख्यानात्मक जो है अभिलेख, ये क्या होता है? उपाख्यानात्मक अभिलेख में क्या होता है कि हम बच्चों के साथ बातचीत करके उसका मूल्यांकन करते हैं। एक टीचर क्या करेगा, बच्चों के साथ बैठ के बातें करेगा, फिर समझने का प्रयास करेगा कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, इस तरीके से। तो ये एक रचनात्मक मूल्यांकन की विधि है। क्षेत्र भ्रमण भी एक रचनात्मक मूल्यांकन भी विधि है। पोर्टफोलियो भी है। सत्र के अंत में, मतलब जब सेशन ओवर हो जाएगा, जो वार्षिक परीक्षा लेना, ये जो है रचनात्मक मूल्यांकन की विधि नहीं। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि तुरंत मूल्यांकन अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है, तुरंत मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनके स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होते हैं। मतलब ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये बता देते हैं। तो वैन हिले के ज्यामितीय स्तरों के अनुसार वे डॉट डॉट, ध्यान रखिएगा वैन हिले जिस तरीके से पियाजे, बाइगोस्की, स्किनर, ये आपको पढ़ना होता है सीडीपी में, वैसे ही आपको मैथ में वैन हिले पढ़ना होगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, वैन हिले बिल्कुल कंप्लीट बताऊंगा। तो वैन हिले का जो ज्योमेट्री का जो सिद्धांत, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने बताया कि भाई बच्चा जो है मैथ में जो ज्योमेट्री की जो गणनाएं होती हैं उनको कैसे सॉल्व करेगा और कितने सिंपल तरीके से सॉल्व करेगा। इसके लिए वैन हिले भाई साहब ने क्या किया कि ज्योमेट्री के संदर्भ में इन्होंने 5 चरण बताए थे। तो जो 5 चरण है जिसमें बच्चों को दी गई आकृतियां उसके स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होते हैं, ये कहलाता है प्रत्यक्षीकरण चरण। ये पहला चरण होता है जहां पे सिर्फ बच्चा जो है छोटे जो है चीजों की आकृतियों से पहचानता है कि ये ट्रायंगल है, लेकिन इसके गुणों के बारे में नहीं पता। जैसे ट्रायंगल में 3 होते हैं, रेक्टेंगल में 4 होते हैं, है ना, इसके 3 कॉर्नर होते हैं, इसके 4 कॉर्नर होते हैं, इसके एंगल्स क्या है, ये इनके बारे में इसको नहीं पता होता है। प्रत्यक्षीकरण चरण में जो पहला जो चरण है इसमें गुणों से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ केवल वो चित्र देख के उसके स्वरूप को देख करके पहचान पाते हैं। ठीक है, विश्लेषणात्मक चरण में क्या होता है, चीजों का विश्लेषण करते हैं, मतलब गुणों से पहचानते हैं। हम आपको पूरा वैन हिले जब पढ़ाएंगे तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, प्रिया जो है गणित की समस्याओं को हल करने में अच्छी है, उसमें जो है किस प्रकार की बहुबुद्धि अधिक पाई गई? तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसका है? वो गार्डनर का है, वो गार्डनर का है बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि डिफाइन करी है। बुद्धि कोई एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की विलक्षण योग्यताओं का जो है रूप होता है बुद्धि। मतलब एक व्यक्ति में एक से अधिक बुद्धि हो सकती है, कोई सामान्य बुद्धि वाला हो सकता है और उसके अंदर कुछ और आर्टिस्ट वाली क्रिएटिविटी हो सकती है, वो आर्ट बनाने में बहुत अच्छा हो, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा हो, कोई नेचर के बारे में बहुत जानता बहुत अच्छे तरीके से हो, है ना, कोई प्रवचन देने में बहुत अच्छा हो, कोई जो है फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा हो, है ना। तो ये सब चीज़ें पूछी जा रही है। तो गणित की समस्याओं में तार्किक बुद्धि आएगी, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। भाषाई बुद्धि में क्या होता है, भाषा आएगी, जहाँ पे कोई लेखक राइटर की जो बुद्धियाँ होती हैं वो इस संदर्भ में होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, किसके अनुसार जो है गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित होती है? तो ये कथन किसका है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुझे जहाँ तक याद है ये किसी टेट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, स्टेट टेट एग्जाम में। ठीक है, अब कहाँ पे पूछा गया ये नहीं बता पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ये है नेपोलियन, ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर देना है। ठीक है, पेपर 1 में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भ्रांतियां क्या है? तो भाई देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार बच्चों में गणित को लेकर के कुछ गलत फहमियां भरी हुई हैं। वो ये है
कि गणित केवल संख्या के बारे में नहीं है। ये तो बिल्कुल बात सही है। गणित वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण है, ये भी सही है। गणित में कुछ अमूर्त चिंतन की आवश्यकता होती है, अमूर्त सोच की आवश्यकता होती है, मतलब दिमाग में मन ही मन में कुछ जो है चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। गणित बहुत मुश्किल है और ये एक भयावह सब्जेक्ट है। ये जो है एक सामान्य भ्रांति है जो मैथ्स को लेकर के डर पैदा करती है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर होगा। समय की अवधारणा का परिचय कराते हुए एक टीचर 2:45, 3:15 जैसे शब्द एक साथ उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है। तो जब ये टीचर 2:45 और 3:15 जैसे शब्दों का उपयोग करती है तो इसका उद्देश्य होता है गुजरे हुए समय और शेष समय के बीच संबंध बनाने में सहायता करना। तो बच्चे को इस जो है अवधारणा को समझाने का प्रयास कर रही है, ना कि यहाँ पे पौने और सवा की वर्तनी को सिखाना है, न अंक जो है घड़ी को प्रस्तुत करने का आधार निर्माण, न पौने और सवा जैसे अंतर बताना है। कई बच्चे इसको ऑप्शन सी से जोड़ रहे होंगे, बल्कि ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। यदि कोई बच्चा जो है किसी प्रश्न को हल करने के लिए पाठ्य पुस्तक से भिन्न लेकिन सही विधि अपनाता है, मतलब जो बुक में लिखी गई विधि है ना, उस विधि को ना यूज करके वो कोई और सामान्य दूसरी विधि का प्रयोग करता है, फॉर्मूला या जो तरीके का प्रयोग करता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो भाई शिक्षक को गलत घोषित करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और उस विधि पर चर्चा करने के लिए कहना चाहिए, या फिर उस विधि को जो है दूसरे बच्चों के साथ साझा करना चाहिए। उसको बोर्ड पे बुलाओ, उसे क्वेश्चंस को सॉल्व कराओ, उसे कहो कि इस विधि के बारे में दूसरे बच्चों को बताओ और सबसे बोलो कि देखो ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भाई इस बच्चे ने जो है सॉल्व किया है, बजाओ ताली, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है उच्च स्तरीय चिंतन, हायर जो है ऑर्डर थिंकिंग को बढ़ावा देता है? तो देखिए, उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा दे रहा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि जब कोई टीचर कोई प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, और बच्चा उसके कई उत्तर दे रहा है, ठीक है, उसका कई उत्तर दे रहा है, तो वो ही प्रश्न जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन हो जाता है। इसको अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो अपसारी प्रश्न भी कह सकते हैं, अपसारी प्रश्न भी कहते हैं, अपसारी प्रश्न। और इन प्रश्नों पर चिंतन करना अपसारी चिंतन कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, दो अलग अलग तरीकों से सिद्ध कीजिए कि 36 एक पूर्ण वर्ग है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। देखिए 18 × 7 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सामान्य होगा, ये 7 का वर्गमूल है, ठीक है, 25 तक की पहाड़ा सुनाइए, तो ऑप्शन यहाँ पे सी ही सही उत्तर होगा। गणित में जो स्कैफोल्डिंग है इसका क्या अर्थ है? आपने अगर सीडीपी पढ़ा है, और मैंने आपको कई बार कराया है कि स्कैफोल्डिंग जो शब्द है ये वाइगोत्स्की का इजाद किया हुआ है, ठीक है, वाइगोत्स्की ने ये शब्द बताया था। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है पाड़, हिंदी में कहें, इसका मतलब होता है अस्थायी मदद करना। अस्थायी, किसी बच्चे को मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उस टॉपिक के बारे में उसको थोड़ी बड़ी नॉलेज है, लेकिन उस टॉपिक को करते हुए वो कहीं कहीं भूल जाता है, थोड़ी नॉलेज है थोड़ी भूल जाता है, तो टीचर क्या करेगा, उसको अस्थाई थोड़ी सी टेम्परेरी हेल्प करेगा, जहां भूलेगा उसको मदद कर देगा। जैसे आपने एक बच्चे से पूछा कि 1 2 3 सुनाओ, तो 1 2 3, 3 के बाद भूल गया, तो आप उसको बोलेंगे 4, फिर आप बताओगे 5, फिर उसके बाद आगे वो खुद जुड़ जाएगा कि 6 7 8, फिर आप बताओगे 9, ऐसे 2 4 10 बार जो है मतलब रिपीट होगा ना, तो ये जो ज्ञान है, जो कमी है, ये उसके साथ स्थायी रूप से जुड़ जाएगी, मतलब कमी नहीं, वो लर्न हो जाएगा। तो आवश्यकता अनुसार उसको अस्थायी मदद देना, ये स्कैफोल्डिंग का मूल अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चे जो है आकृतियों को वृत्त, वर्ग, त्रिभुज के समूह में बांटकर प्रत्येक समूह की संख्या लिखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम परिणाम नहीं होगा? आकृतियों के गुणों की पहचान बिल्कुल सही है, वर्गीकरण कौशल सही है, गिनती कौशल सही है, यहाँ पे अनुमान और सन्निकटन जो है शब्द नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत उत्तर होगा। प्राथमिक स्तर पर क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण गतिविधियां मुख्य रूप से किस गणितीय प्रक्रिया को विकसित करती हैं? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हम किसी टॉपिक को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस टॉपिक की छोटे छोटे जो है मतलब भाग में हम उसे बांट लेंगे, है ना। जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ें तो हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे कि भाई देखिए इसमें वर्गीकरण के बारे में पूछा है,
इसमें किस गणितीय प्रक्रिया को विकसित करती है, गतिविधियां, ये चीज़। तो हमने देखिए छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चन को तोड़ दिया। तो ये क्या होता है, ये व्यक्ति की जो है तार्किक सोच से जुड़ी होती है, पैटर्न की पहचान से जुड़ी होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। एल्गोरिदम का अभ्यास, रटकर सीखना, केवल गणना की गति, ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। गणित अधिगम के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, क्या सही है। तो देखिए त्रुटियां जो होती हैं बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को सूचक हैं और इसलिए महत्वपूर्ण हैं। त्रुटियां जो है शिक्षक की योग्यता में कमियों का सूचक है। गलतियां जो होती हैं वो शिक्षकों के लिए एक बोझ बन जाएगी, क्योंकि उन्हें अवधारणा को जो है दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। गलतियां जो बच्चा करता है वो उसके लर्निंग का ही हिस्सा होता है। थॉर्नडाइक भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि भाई जितना ज़्यादा बच्चा अभ्यास करेगा, है ना, गलतियां करेगा, ट्राई करेगा, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत जुड़ा हुआ है इसी से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बच्चा गलतियां करेगा तो उसकी सीखने की जो क्षमता है वो और बेहतर होगी, है ना। तो इसको जो है अधिगम प्रक्रिया को ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानेंगे गलतियों को। यहाँ पे हम टीचर की कमी के रूप में नहीं देखेंगे, ना ही इसे बोझ के रूप में देखेंगे। ऑप्शन ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट्स आपको यहाँ पे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे पूरा सीटेट का, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको पूरा मिलेगा। आप जिसका नोट्स आप बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।